हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर क्लास 7 का 3 है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। और इस टॉपिक से जो है हमें 4-5 क्वेश्चन जो है हमें इस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब कि एक ही एग्ज़ाम में नहीं, मतलब कि अलग अलग एग्ज़ाम में हमें इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन आता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिल्ली के बारे में, जैसे कि है यहाँ पे देहलीवाल। देहलीवाल क्या है? तो देहलीवाल एक तरह का सिक्का है जो कि आपका कहाँ है, दिल्ली में ये था। ठीक है, तो दिल्ली में जो सिक्के जो है ढाले जाते थे, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देहलीवाल कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। इसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सुल्तान के अधीन दिल्ली, इतिहास और तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन होता है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए ये किस में लिखे गए थे, फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो तवारीख के लेखक जो है सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटना का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी कुछ भी घटना होता था उसके बारे में बताते थे, और शासक जो रहते थे ना, उसे जो है वो मतलब सलाह भी देते थे, और वह न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, और न्याय संगत शासन के पर वो बल देते थे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है कि तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, और गाँव में शायद ही कभी रहते हो। ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया गया है आपका। अभी जो 2024 में जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें शायद पूछा गया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो ये पूछा गया है कि तवारीख के जो लेखक होते थे ना, वो अधिकतर नगरों में रहते थे। ठीक है, वो गांव में नहीं रहते थे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट दिया हुआ था कि नगरों में रहते थे या गाँव में रहते थे। तो याद रखिएगा, नगर में रहते थे, दिल्ली जैसे नगर में, गाँव में ये लोग नहीं रहते थे। वो अक्सर अपने इतिहास, सुल्तान के लिए उनके ढेर सारे इनाम, और देखिए ये भी स्टेटमेंट पूछा गया है, एज इट इज़ पूछा गया है कि वो इतिहास, अपने इतिहास किस लिए लिखते थे, तो सुल्तान के लिए लिखते थे। और क्यों लिखते थे? ताकि उनको ढेर सारे इनाम लिखे। ऑब्वियसली अगर हम किसी के बारे में लिखेंगे, उस बहुत ही उसकी तारीफ़ करेंगे, तो हमें वो क्या करेगा, अरे वो मेरे बारे में इतना तारीफ़ किया है, तो हम उसे क्या देंगे, खुशी के तौर पे इनाम देंगे। ठीक है, तो इनाम के लिए ये लोग लिखा करते थे। तो ये लेखक अक्सर शासकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उन विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो यहाँ से ये दो स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये है आपका रज़िया सुल्तान पे। तो देखिए 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो पहला तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश की बेटी है, और 1236 में जो है ये सिंहासन में बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी। और उस युग के इतिहासकार है मिनाज ए सिराज। मिनाज ए सिराज से क्वेश्चन आता है। मिनाज ए सिराज जो है एक तरह का इतिहासकार है। वो स्वीकार किए थे कि जो रज़िया सुल्तान है ना, अपने सब भाई में सबसे ज़्यादा मतलब कि सक्षम है। ठीक है, और शासक है, लेकिन वो क्या था ना, सक्षम तो है, लेकिन एक नारी को जो है एक शासक के रूप में वो मान्यता नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और दरबारी जन भी, और जो दरबारी, जब वो खुद एक इतिहासकार जो मिन्हाज ए सिराज जो है, ये स्वीकारते हैं कि रज़िया सुल्तान बहुत ही बेटर है अपने सब भाई में। ठीक है, उसमें एक राजा बनने का हर गुण है, हर तरीके से वो सक्षम है, लेकिन भी वो जो है राजा उसको मतलब शासक के रूप में वो मान्यता प्राप्त नहीं दे पा रहे थे। तो वहाँ के जो जनता थी ना, वो भी इससे प्रश्न नहीं थे कि एक स्त्री जो है वो शासक के रूप में आए। ठीक है, तो सन 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा, 1236 से लेकर 1240 तक। अब एज इट इज़ एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रज़िया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, इल्तुतमिश, और उसके शासनकाल क्या था, 1236 से 1240। और क्या कहते हैं, उसे किसने सबसे सक्षम माना था, भाइयों से सक्षम? तो मिन्हाज ए सिराज, जो कि एक इतिहासकार थे। ठीक है, तो उसको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया था। तो एक बात याद रखिएगा रज़िया के बारे में। देखिए मिन्हाज ए सिराज जो है ना,
वो क्या सोचते थे कि ईश्वर ने एक आदर्श समाज की व्यवस्था की है, जिसमें जो है पुरुष स्त्री जो है ना पुरुष के अधीन है, और जब स्त्री पुरुष के अधीन है तो वो कैसे एक शासक के रूप में कार्य कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए इस चीज़ के ये विरोध थे मिनाज ए सिराज। और देखिए रजिया सुल्तान से यहाँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये जो है ना एक अपना अभिलेख में और सिक्के पे अपना नाम जब अंकित करवाई थी, तो ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है, इस नाम से करवाई थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। यानी यहाँ पे देखने की बात ये है कि ये जो अपनी पहचान को छुपाई नहीं थी, वो अब बेटी है तो इस बात को वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस समय जो है लड़कियों को उतना दर्जा दी नहीं जाती थी, तो इसलिए अधिकतर जो पावरफुल लेडीज़ जो थी ना वो अपनी पहचान जो है छुपा दिया करती थी। जैसे कि अगर अभी हम लोग देखें कि उस वंश की जो रानी रुद्रमा देवी जो है, ये के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी है, और इसका जो व्यवहार था ना बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि ये जो है ना अभी अपना अभिलेख में अपना नाम जो है ना एक पुरुष की तरह लिखवाई थी, ठीक है। यानी वो अपनी पहचान छुपाई थी कि वो एक औरत है, इस तरीके से छुपा के वो अपने आप को एक पुरुष की तरह दिखलवाना चाहती थी, ठीक है, और भ्रम पैदा करना चाहती थी लोगों में कि नहीं वो एक स्त्री नहीं है बल्कि वो एक पुरुष है, इस तरीके से। जबकि रज़िया सुल्तान जस्ट उसकी अपोजिट थी। तो याद रखिएगा कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की काकतीय वंश का राज्य था, ठीक है। वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज था। शासनकाल देख लीजिए 1262 से 1289 तक। इसके अलावा हमें कश्मीर की रानी दिद्दा के बारे में देखने को मिलता है। 1980 से लेके 1003 तक का इसका सफ़र था, और उसको जो है ना उनका नाम दीदी, दीदी किसको कहते हैं हम लोग, बड़ी बहन को कहते हैं, ठीक है, इससे निकला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ की प्रजा जो है अपनी प्रिय रानी को बहुत ही स्नेह भरा संबोधन करते थे दीदी के रूप में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें ना दो क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो डियर ऐसे जो है हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ, ताकि आपको जो है प्रेशर भी ना पड़े एग्ज़ाम का, और आपकी तैयारी भी होते जाए, क्योंकि 60 मार्क्स जो है हम लोग का एसएसटी का, इसमें से 20 मार्क्स जो रहेगा ना ये हम लोगों का रहेगा आपका पेडालॉजी का। और पेडालॉजी का क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब कि बहुत ही मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जो कि हम आगे जो क्वेश्चन आपको पेडालॉजी का कराएंगे ना उसमें बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हमारा फॉर्म भी नहीं निकला है, और अगर से अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो सीटेट के साथ साथ किसी अन्य कॉम्पिटिशन के लिए भी आपका यूज़फुल हो, ठीक है। तो पेडालॉजी का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 20 में से 18 मार्क्स जो है हम हंसते हुए पेडालॉजी में ले आएंगे। अब 40 मार्क्स जो है ये कहाँ से लाना है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको उन टॉपिक को समझना है कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है, और वैसे ही टॉपिक मैं आपके पास लेके आती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही टॉपिक लेके आती रहूँगी। तो चैनल में नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा ना डियर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।